हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में। आज अगला प्रैक्टिस सेट। आज देखेंगे हम टॉप 25 क्वेश्चन। और ये क्लास यूपी पुलिस, यूपी पेट और एससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। और ये क्लास आपको रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें पूछना चाहता है कुबेर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। किन्नरेश, कोविंद, धनाधिप या राजराज। बात करते हैं कुबेर शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए। किन्नरेश भी हो गया, धनाधिप भी हो गया, राजराज भी हो गया। और कौन कौन से होते हैं कुबेर शब्द के पर्यायवाची। एलाबिल, एलाबिल भी होता है। एलाबिल भी होता है कुबेर शब्द का पर्यायवाची। एलाबिल हो गया। श्रीद, श्रीद भी हो गया पर्यायवाची कुबेर का। और यच, यच भी हो गया। तो कुबेर शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए। किन्नरेश, धनाधिप, राजराज और इलाबिल भी हो गया, श्रीद हो गया और यच हो गया। बात करें कोविद, कोविद किसको कहते हैं। कोविद किसका पर्यायवाची है। कोविद किसको कहते हैं, इसको बोलते हैं प्राकंड विद्वान, जो बहुत ज्यादा विद्वान हो उसको बोलते हैं कोविद। प्राकट प्राकंड विद्वान जो बहुत ज्यादा विद्वान हो उसे बोलते हैं कोविद। बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों में, बताइए आप लोग पर्यायवाची। सवा, सवा का पर्यायवाची बताइए कौन कौन से होते हैं। अहि, अहि का बताइए, अहि का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। चलिए देख लेते हैं इनको पर्यायवाची एक बार। सभा की बात करें, सभा हो जाएगा बैठक, एक इसका हो जाएगा बैठक। और एक हो जाएगा परिषद, परिषद भी सभा का हो जाएगा। और एक महासभा। तो सभा के कौन कौन से हो गए। बैठक हो गया, परिषद हो गया, महासभा हो गया, ये सब सभा के हो गए। आगे देखते हैं अहि का, अहि का बात करें पर्यायवाची कौन से हो गए। उरंग, अहि का हो गया उरंग, उरंग हो गया अहि का। और कौन सा हो गया। पवनास, पवनास भी अहि का हो गया। और एक कौन सा हो गया। सिंदूर, सिंदूर भी अहि का हो गया। तो अहि के कौन कौन से हो गए। उरंग हो गया, पवनास हो गया, सिंदूर हो गया। सभा के कौन से हो गए। बैठक हो गया, परिषद हो गया, महासभा। चलिए देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। किस शब्द में, किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। इसमें पूछना चाहता है कि तीन शब्द का अर्थ तो एक ही जैसा है, इनमें से कौन सा एक अलग है जिसका अर्थ तीनों से भिन्न है। बात करते हैं रजनी, रजनी अलग है इन सब में, यामिनी अलग है, सजनी अलग है या सरवरी अलग है। तो बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। रजनी किसको बोलते हैं, रात को बोलते हैं। यामिनी भी बोलते हैं रात को, सरवरी भी बोलते हैं रात को। तो ये सब रात के पर्यायवाची है कौन कौन से। रात के पर्यायवाची कौन कौन से, रजनी भी हो गया, यामिनी भी हो गया और सरवरी भी हो गया। रात के और पर्यायवाची और कौन कौन से होते। तमी, तमी हो गया रात का, तमी। निसी हो गया, निसी, निसी भी रात का हो गया। तमी हो गया, निसी हो गया। छड़दा, छड़दा भी इसी का हो गया, रात का पर्यायवाची। विभावरी भी हो गया, विभावरी, विभावरी भी रात का हो गया। और एक हो गया त्रियामा, त्रियामा भी हो गया रात का। तो रात के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए, एक बार देख लीजिएगा। रजनी हो गया, यामिनी हो गया, सरवरी हो गया, तमी भी हो गया, निसी हो गया, छड़दा हो गया, विभावरी हो गया और त्रियामा हो गया। बात करें सजनी की, सजनी की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सजनी। इसका अर्थ अलग है तीन से। सजनी का अर्थ होता है प्रेमिका, इसको बोलते करते हैं हम प्रेमिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं कौन शब्दों में, बताइए आप लोग। मलिन, मलिन का पर्यायवाची बताइए, मलिन का। तो मलिन का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा। मैला, गंदा या गंदला, गंदला या गंदा एक ही बात है। पंकिल, पंकिल कीचड़ जिसे बोलते हैं। तो ये मलिन के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए। मैला हो गया, गंदा हो गया, गंदला या पंकिल और कीचड़, ये सब हो गए इसके मलिन के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। भाग्य में विश्वास करना व्यक्ति की कमजोरी को दिखाता है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए कौन सा है। तो इसमें रेखांकित शब्द कर लेंगे हम। पहले पहले तो इसमें कमजोरी,
कमजोरी शब्द रेखांकित है। अब कमजोरी का बताइए विलोम क्या हो जाएगा। कमजोरी का विलोम तत्परता हो जाएगा, प्रयत्नशीलता हो जाएगा, सबलता हो जाएगा या आत्मविश्वास हो जाएगा। बात करते हैं कमजोरी। कमजोरी का हो जाएगा विलोम साबल्यता, यानी कि बल के साथ, बल के साथ, बल के साथ। तो ये कमजोरी इसको रेखांकित कर रखा था, इसका विलोम पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा कमजोरी का विलोम हो जाएगा साबल्यता। याद रखेंगे, ना कि तत्परता भी नहीं होगा, प्रयत्नशीलता भी नहीं होगा, आत्मविश्वास भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी। बताइए कुछ अन्य अन्य शब्दों के विलोम शब्द बताइए आप लोग। अर्पण, अर्पण का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। अर्पण हो गया। अधम, अधम का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। अधम का बताइए। नम का बताइए विलोम शब्द क्या होगा। कर्जदार का बताइए, कर्जदार का विलोम शब्द बताइए। और एक बताइए आप पतिव्रता, पति पतिव्रता का बताइए विलोम शब्द क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इनको। अर्पण मतलब कोई चीज अर्पण करना, तो इसका हो जाएगा ग्रहण, कोई चीज लेना, इसका हो जाएगा ग्रहण करना। अर्पण का हो जाएगा विलोम ग्रहण करना। अधम मतलब अधम, बहुत बहुत नीच नीच व्यक्ति, इसको बोल सकते हैं अधम को, तो इसका हो जाएगा उत्तम व्यक्ति, उत्तम हो जाएगा इसका विलोम। नम मतलब नमी जिसमें हो, इसको बोल सकते हैं शुष्क, इसका विलोम हो जाएगा शुष्क। कर्जदार की बात करें, कर्जदार का विलोम क्या हो जाएगा। कर्जदार का विलोम हो जाएगा महाजन, जिसने कर्ज लिया हो उसको बोलते हैं कर्जदार, और जो कर्ज दे उसको बोलते हैं महाजन। तो अर्पण का ग्रेड हो जाएगा विलोम अधम का उत्तम हो जाएगा, नम का शुष्क हो जाएगा, कर्जदार का हो जाएगा महाजन। पतिव्रता का विलोम क्या हो जाएगा। पतिव्रता का हो जाएगा उल्टा, उल्टा हो जाएगा इसका विलोम। याद रखेंगे, जो पति पति को मानती हो, पतिव्रता, और उल्टा इसका विलोम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जरा और डैश 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 एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसमें रिक्त स्थान में आपको रखना है, कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 1 मृत्यु आएगा क्या, पराजय आएगा क्या, बुढ़ापा आएगा क्या, या यौवन आएगा। तो सिक्के के दो पहलू कौन से होते हैं, एक होता हेड, एक होता टेल। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा सिक्के पहलू, यानी कि यहाँ पे विलोम शब्द आपको भरना है, विलोम शब्द भरना है, विलोम शब्द आपको भरना है। और ऐसे ऐसे जहाँ पे रिक्त स्थान होता है वहां पे अधिकतर ही विलोम शब्द भरा जाता है यहाँ पे। तो आप लोग देख लेते हैं, जरा का, जरा का मतलब क्या होता है। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा होता है जरा का, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, इसका अर्थ होता है बुढ़ापा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका पर्यायवाची होगा, यहाँ पे भरना है आपको विलोम शब्द है। बात करें इसमें मृत्यु, बुढ़ापा का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा विलोम शब्द, या बुढ़ापा का पराजय हो जाएगा, या होगा यौवन। तो इसमें क्या हो जाएगा, बुढ़ापा का हो जाएगा यौवन, विलोम शब्द हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे भरेंगे यौवन। देखिए आप भर के देख लीजिए, जरा और यौवन, जरा और यौवन एक ही सिक्के के दो पहलू है। मतलब जरा को बोल सकते हैं बुढ़ापा। देख लीजिए फिट हो रहा है एकदम सही से, इसका सीक्वेंस ही बन रहा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा और यौवन मतलब युवावस्था, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय खत्री जी के उपन्यासों में वैशिष्ट है। शुद्ध वर्तनी पूछी गई, इसमें से कौन सी होगी। वैशिष्ट की शुद्ध वर्तनी बताइए आप लोग। वैशिष्ट की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगा। ऑप्शन नंबर 1 वैशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी वैशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट, ऑप्शन नंबर 4 वैशिष्ट। तो देख लीजिए वैशिष्ट की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे दे रखा है विसर्ग के साथ, यहाँ पे दे रखा है वैशिष्ट विसर्ग के साथ। आपको इसमें बताना है ये सही है या गलत है, ये इसकी वर्तनी ये सही है या गलत है। तो वैशिष्ट शब्द कोई नहीं होता है, ये इसकी गलत वर्तनी दे रखी है, और आपको यहाँ को शुद्ध वर्तनी इसमें से छांटना है कौन सी हो जाएगी, इन ऑप्शनों में से कौन सी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी वैशिष्ट की। तो देख लीजिए वैशिष्ट ऐसा लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 5वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये वैशिष्ट शुद्ध लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे वैशिष्ट ऐसा लिखा जाता है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य शब्दों की, बताइए। आजीविका, आजीविका शब्द सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। आजीविका, आजीविका शब्द सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। गरुड़, गरुड़ शब्द सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। गरुड़,
आजीविका हो गया, गरुड़ हो गया, पुष्पावली, एक शब्द बताएंगे पुष्पावली। पुष्पावली शब्द सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है? चलिए इन तीनों को देख लेते हैं पहले। तो बात करें आजीविका, आजीविका शब्द गलत लिखा है, आजीविका ऐसे नहीं लिखा जाता है। आजीविका में आता है छोटी, वहां पे छोटी छोटी की मात्रा आती है आजीविका। तो आजीविका शब्द अब ठीक हुआ, वहां पे छोटी की मात्रा आएगी, ये ठीक हो गया। गरुड़, गरुड़ की बात करें, गरुड़ भी शब्द गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे उच्छिप्त का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे डा के नीचे उच्छिप्त आएगा, अब हो गया गरुड़ शब्द सही। अब बात करते हैं पुष्पावली, पुष्पावली में पुष्पावली भी शब्द गलत है, पुष्पावली की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? पुष्पा प्लस इस पे आती है वली, बड़ी ई की मात्रा आती है यहाँ पे। अबली ऐसे लिखा जाता है, ना कि छोटी ई के साथ अबली लिखा जाता है। अबली बड़ी ई की मात्रा के साथ लिखा जाता है, ला पे बड़ी की मात्रा आती है, ना कि छोटे की। तो देख लीजिए आजीविका कैसे लिखा जाता है, बा पे छोटी की मात्रा आएगी आजीविका, तो ये गलत लिखा हुआ था, इसका सही रूप हो जाएगा ये वाला गरुड़। गरुड़ डा पे उच्छिप्त नहीं था, तो यहाँ पे हो जाएगी, इसको उच्छिप्त बोलते हैं, जो नीचे बिंदी रखती है उसको उच्छिप्त बोलते हैं। तो ये देख लीजिए, ये इसकी शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी पुष्पावली। इसमें ला पे छोटी मात्रा चढ़ी थी, ला पे जबकि बड़ी ई की मात्रा आएगी, याद रखेंगे, ये सही हो गया। बात कर लेते हैं कौन अन्य शब्दों बताइए और वर्तनी शुद्ध। एकांतिक, एकांतिक में बताइए, एकांतिक की शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी होगी, या सही लिखा हुआ है? एकांतिक, एकांतिक शब्द बताइए सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है? एकांतिक शब्द। इंजेक्शन शब्द बताइए सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है? चलिए देख लेते हैं इन दोनों को और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकांतिक, एकांतिक शब्द गलत है, एकांतिक ऐसे लिखा जाएगा, बड़ी ए आएगी ना कि छोटी ए। एकांतिक शब्द अब ठीक हुआ। इंजेक्शन शब्द भी गलत लिखा हुआ है, इंजेक्शन शब्द में जहाँ पे एक ही मात्रा आएगी ना भी दो, इंजेक्शन। अब सही लिखा है ये शब्द, इंजेक्शन शब्द अब ठीक लिखा है, जहाँ पे एक मात्रा आएगी ना कि दो। तो देख लीजिए एकांतिक शब्द ऐसे लिखा हुआ है, और इंजेक्शन शब्द की ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। एकांतिक में ए क्यों आया, देख लीजिए ए क्यों आया, इसकी ये भी बता दे रहे हैं आपको। जब इक प्रत्यय लगता है किसी में, जब इक प्रत्यय लगता है तो पहले वाली मात्रा में वृद्धि होती है, पहले वाले शब्द में वृद्धि हो जाती है, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। जैसे एकांत, एकांत शब्द है, ये एकांत शब्द है, एकांत शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लगा है, तो वृद्धि कहाँ पे होगी? ए पे आके बड़ी होगी, पहले वाले शब्द में वृद्धि हो जाएगी, पहले वाले अक्षर में वृद्धि हो जाएगी, तो ये ए, तो ये बड़ा रूप हो जाएगा ए का, तो बड़ा रूप ए का ये हो गया। इसकी दो मात्राएं होती हैं, याद रखेंगे, ये जहाँ पे एक मात्रा ए पे होती है उसकी दो मात्रा होती है, जहाँ पे एक होती है उसकी उसमें एक दो होती है। तो देख लीजिए इसी प्रकार से, जैसे समाज, समाज हमने लिख लिया, समाज में अगर एक प्रत्यय लगाते हैं तो बनेगा सामाजिक, सामाजिक। देख लिए वृद्धि हो रही है ना, एक प्रत्यय हमेशा पहले वाले अक्षर में वृद्धि करेगा, सामाजिक, सामाजिक हो गया। तो यही था उसमें एकांतिक में भी, जो कि सामाजिक में था, इसमें वृद्धि करेगा आगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। साथियों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोजाना हिंदी की अति महत्वपूर्ण क्लास 10 बजे मेरी ग्रुप क्लास यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? इसमें पूछा गया श्रीलंका में मागधी को क्या कहते हैं? प्राकृत कहते हैं, संस्कृत कहते हैं, पाली कहते हैं, या शौसनी कहते हैं? तो आप लोग बताइए, 6 में 6 का आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत होगा, संस्कृत होगा, पाली होगा, या शौसनी हो गया। अब बात करते हैं पाली, मागधी, श्रीलंका में मागधी को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पाली। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, मागधी को श्रीलंका में बोलते हैं पाली। अब बात करते हैं इसमें पाली में, इसमें पाली साहित्य लिखा गया था, पाली साहित्य में, पाली साहित्य में क्या था इसमें? पाली साहित्य में था बौद्ध, बुद्ध के वचन, बुद्ध वचन पाली साहित्य में लिखा गया। पूछ लेता है कभी कभी कि पाली साहित्य में किसके वचन लिखे गए, जैन वचन है, बुद्ध वचन है? तो आप लोग बताएंगे पाली साहित्य में बुद्ध वचन है, और इसी में पाली साहित्य में ही बौद्ध साहित्य लिखा गया है, याद रखेंगे, पाली साहित्य में ही बौद्ध साहित्य लिखा गया है। इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको बता रहे हैं। पाली साहित्य में अगर पूछ ले कौन सा साहित्य लिखा गया है, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, तो आप लोग बताएंगे बौद्ध साहित्य, और पाली साहित्य में ही बुद्ध वचन को भी लिखा गया है। अब बात करते हैं संस्कृत की, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं संस्कृत के, संस्कृत के भी दो पार्ट थे, कौन सा था? एक वैदिक संस्कृत, एक था वैदिक संस्कृत, संस्कृत, एक था लौकिक संस्कृत,
लौकिक संस्कृत। एक था वैदिक वैदिक और एक था लौकिक संस्कृत। बात करें वैदिक संस्कृत में क्या था, वैदिक संस्कृत में था, इसमें वेदों की रचना हुई थी। पूछ लेता क्वेश्चन, वेदों की रचना कौन सी संस्कृत में हुई थी, वैदिक संस्कृत में थी या लौकिक संस्कृत में? तो आप लोग बताएंगे वेदों की रचना किस में हुई थी, वैदिक संस्कृत में हुई थी वेदों की रचना। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। आप अब कुछ और जानकारी ले लेते हैं कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या था। आप लोग बताइए हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या था। हिंदी भाषा का विकास का क्रम एक बार देख लेते हैं क्या था। हिंदी कैसे मानक हिंदी में पहुंची, हिंदी भाषा का विकास का क्रम, विकास का क्रम क्या है, क्या था। सबसे पहले कौन सी भाषा आई, उसके बाद मानक हिंदी तक हम कैसे पहुंचे, तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या था, वैदिक संस्कृत। क्या था, वैदिक संस्कृत था सबसे पहले। इसको छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत को के बाद क्या था, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद क्या था, वैदिक हो गया, इसके बाद लौकिक हो गया संस्कृत। इसके बाद क्या था, पाली आई, पाली भाषा आई। इसके बाद प्राकृत भाषा आई। इस हिंदी भाषा का विकास का क्रम देख रहे हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, पाली भाषा, इसके बाद आई प्राकृत भाषा, इसके बाद हुआ विकास अपभ्रंश का। अपभ्रंश का विकास हुआ। इसके बाद क्या हुआ, अपभ्रंश में भी कौन सा हुआ, इसके बाद सौर श्रेणी अपभ्रंश। कौन सा हो गया, सौर श्रेणी अपभ्रंश, सौर श्रेणी अपभ्रंश। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सौर श्रेणी अपभ्रंश के बाद पश्चिमी हिंदी आई। क्या आई, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इसके बाद खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद कौन सी आई, मानक हिंदी। तब जाके मानक हिंदी आई। तो पूछ लेता है कभी इसका सीक्वेंस पूछ लेता है अपने आप लोगों से कि हिंदी भाषा का विकास का क्रम बताइए क्या था। तो देख लेते हैं एक बार क्या हुआ विकास का क्रम। वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, इसके बाद पाली भाषा आई, इसके बाद प्राकृत भाषा आई, इसके बाद अपभ्रंश आया, फिर सौसनी अपभ्रंश आया, फिर इसके बाद आई पश्चिमी हिंदी, फिर आई खड़ी बोली, इसके बाद आई मानक हिंदी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। इसमें पूछा गया कौन सा शब्द संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 1 स्वाभिमानी संज्ञा है, स्वार्थी संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी लोभी संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी भूगोल संज्ञा है। तो देख लेते हैं संज्ञा। पहली बात तो संज्ञा की बात कर लेते हैं। संज्ञा के कितने मूल रूप से भेद बताइए कितने होते हैं। तो मूल रूप से संज्ञा के भेद, मूल रूप से भेद बताइए संज्ञा के कितने होते हैं। मूल रूप से भेद कितने होते हैं, मूल रूप से संज्ञा के कितने होते हैं, दो भेद होते हैं। याद रखेंगे मूल रूप से संज्ञा के भेद दो होते हैं। अगर अर्थ के अनुसार पूछे तो बताइए कितने भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार संज्ञा के भेद पूछे तो कितने होते हैं, 5। याद रखेंगे मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, दो, दो हो जाएंगे। अर्थ के अनुसार पूछे तो हो जाएंगे इसके 5। 5 में कौन कौन से हो जाएंगे एक बार देख लेंगे। 5 में संज्ञा अर्थ के अनुसार कौन कौन से होते हैं, 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो देख लेते हैं 5 कौन से हो गए। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। एक जातिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई। एक समूहवाचक हो गई, समूहवाचक संज्ञा। एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई और एक भाववाचक संज्ञा हो गई। तो 5 कौन कौन से होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा, इससे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है। इन ऑप्शन में दे देगा, एक कोई दूसरा ऑप्शन देगा, तो आप उनको याद रखिएगा, तो आप इससे आंसर निकाल पाएंगे। तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर कौन सा हो गया, स्वाभिमानी, लोभी, स्वार्थी या भूगोल में से कौन सा आंसर होगा। तो देख लेते हैं स्वाभिमानी व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति। तो ये तो हो गया विशेषण, ये तो हो गया विशेषण। विशेषण की पहचान कैसे करते हैं, विशेषण की पहचान कैसे करते हैं, शब्द के बाद हम व्यक्ति लगा के देख लेते हैं, व्यक्ति लगा के लिख लेते हैं। अगर उससे जवाब मिल रहा है तो वो हो जाएगा विशेषण। और विशेषण की बात करें तो इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 4 प्रकार होते हैं। देख लीजिए इसके विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। और विशेषण की पहचान कैसे करते हैं, शब्द के बाद हम लगा के देख लेते हैं व्यक्ति। और बात करें विशेषण क्या होता है,
विशेषण, तो विशेषण हो गया इसमें स्वाभिमानी। और ये क्या हो गया, व्यक्ति क्या हो गया, व्यक्ति हो गया विशेष, विशेष हो गया व्यक्ति, विशेष हो गया व्यक्ति। विशेष क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए, यानी व्यक्ति की, व्यक्ति विशेष हो गया, विशेष हो गया, और व्यक्ति की विशेषता बता रहा है विशेषण। तो व्यक्ति कैसा, स्वाभिमानी व्यक्ति, तो ये हो जाएगा स्वाभिमानी हो जाएगा विशेषण, और व्यक्ति हो जाएगा विशेष। तो ये तो आंसर होने को रहा। इसी प्रकार इसमें व्यक्ति लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी में व्यक्ति लगा के देख लेते हैं। स्वार्थी व्यक्ति, देख लीजिए फ्यूट हो रहा है स्वार्थी व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति विशेष हो गया और विशेषण हो गया स्वार्थी, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। लोभी व्यक्ति, इसमें लगा के देख लेते हैं, लोभी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, तो ये भी विशेषण हो गया, व्यक्ति हो गया विशेष और लोभी हो गया विशेषण। अब इसमें व्यक्ति लगाइए ऑप्शन नंबर डी में, भूगोल व्यक्ति, देखिए अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा ना, तो ये तीनों तो हो गए आपके, ये तीनों हो गए विशेषण, स्वाभिमानी भी विशेषण हो गया, स्वार्थी भी विशेषण हो गया, और लोभी भी विशेषण हो गया। बात करें भूगोल, भूगोल विशेषण नहीं है, और ये भूगोल एक संज्ञा शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूगोल शब्द हो जाएगा संज्ञा शब्द। संज्ञा में पूछे कौन सी संज्ञा है, ये संज्ञा में पूछे तो कौन सी संज्ञा है, तो बताएंगे आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भूगोल कौन सी संज्ञा है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखेंगे, भूगोल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसका विशेषण कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पे भौगोलिक होगा, इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे, एक प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा भौगोलिक, भूगोल में एक प्रत्यय लगाएंगे तब ये होता विशेषण। इसमें एक प्रत्यय लगाते हैं हम लोग तब बनेगा ये भौगोलिक, क्या बनेगा भौगोलिक। और एक लगता है तो वृद्धि करता है ना, पहले वाले अक्षर पे वृद्धि कर देगा, तो इसका बड़ा रूप क्या आ जाएगा, ऊ का बड़ा रूप ओ, भौगोलिक, औ हो जाएगा इसका बड़ा रूप भौगोलिक हो जाएगा। ये देख लीजिए इसका तब ये होता विशेषण। तो भूगोल एक हो गया संज्ञा शब्द, और इसमें एक प्रत्यय लगेगा तब बनेगा ये विशेषण, भौगोलिक हो गया विशेषण, बोलते नहीं भौगोलिक दृष्टि से, तो ये होता है भौगोलिक हो गया इसमें विशेषण। इसी प्रकार से जैसे उद्योग, उद्योग में हम एक प्रत्यय लगाते हैं, उद्योग एक संज्ञा शब्द है, उद्योग एक संज्ञा शब्द है। अगर पूछे इसमें कौन सी संज्ञा है उद्योग में, उद्योग में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा, बहुत सारे उद्योग होते हैं ना, तो अब इसमें लगेगा तो बनेगा ये, तब जाके ये बनेगा। उद्योग में एक प्रत्यय लगाएंगे तो वृद्धि हो जाएगी, एक ऊ का बड़ा रूप क्या होता है औ, औद्योगिक। इसी प्रकार से जैसे भौगोलिक का वृद्धि होती तो बनता है ये, भूगोल में एक प्रत्यय लगता है बनता है भौगोलिक। इसी प्रकार उद्योग में एक प्रत्यय लगेगा तो बनेगा क्या बनेगा, औद्योगिक, औद्योगिक। उसी प्रकार भूगोल में एक प्रत्यय लगता है तो बनता है भौगोलिक, और उद्योग में एक प्रत्यय लगता है तो बनता है औद्योगिक, और ये उद्योग संज्ञा शब्द है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सच चरित्रा किस मूल शब्द से बना है, यानी कि सच्चरित्र, सच्चरित्रता किस शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर 1 से इसमें मूल शब्द पूछा गया क्या है, सच्चरित्र, चरित्र मूल शब्द है, चरित्रता मूल शब्द है, या सच चरित्र। तो देख लेते हैं सच चरित्रता में मूल शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं सच चरित्रता की, सच चरित्रता, सच चरित्रता की। पहली बात तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये रा पे आएगी की मात्रा, ना कि चा पे। अब हो गया सच चरित्रता की। इसमें देख लेते हैं मूल शब्द क्या है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, सत प्लस चरित्र प्लस ता, तो ये कैसे टूट गया, सत धन चरित्र धन ता। तो इसमें देख लेते हैं चरित्र, चरित्र तो हो गया मूल शब्द। इसमें पूछे अगर मूल शब्द कौन सा है साक्ष्य चरित्रता में, तो चरित्र हो गया मूल शब्द। बात करें सत क्या हो गया, तो इसमें सत अगर मूल शब्द चरित्र है तो सत क्या है, सत हो उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग बे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के शुरुआत में लगते हैं। देखिए मूल शब्द ये, इससे पहले क्या लगा सत, तो उपसर्ग बे होते हैं, बे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले पहले लगते हैं। देख लीजिए उपसर्ग पहले लगा ता की बात करें, ता इसमें क्या है, ता इसमें प्रत्यय, प्रत्यय बे शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं। देख लीजिए चरित्र के बाद में ता लगा है ना, तो ये हो जाएगा प्रत्यय। तो इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 में का हो जाएगा वी। चलिए बताइए कुछ अन्य शब्दों में बताइए मूल शब्द और प्रत्यय बताइए आप लोग। जैसे प्रौद्योगिक, जैसे औद्योगिक नहीं था उसी प्रकार से प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिक में मूल शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय बताइए आप लोग।
अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय में बताइए प्रत्यय, अतीन्द्रिय में प्रत्यय बताइए। अतीन्द्रिय में उत्कर्ण, जिसे उत्कर्ष नहीं होता उसी प्रकार उत्कर्ण, उत्कर्ण में बताइए आप उपसर्ग। तो देख लेंगे प्रौद्योगिक, इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, प्रा, प्राधन इत प्लस योग प्लस इक। तो इसमें मूल शब्द क्या हुआ, इसमें मूल शब्द हो गया योग, योग मूल शब्द है। इसमें भी इसी में भी कौन कौन से हैं, इसमें प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है। इक, इक की बात करें इसमें इक हो जाएगा प्रत्यय। अब प्रा और इत, प्रा और इत इसमें हो गए प्रक भी दे, प्रक भी दे देता तो भी आप लोग बताते, प्रक, प्रक भी दे देता तो भी बताते आप लोग। इसमें प्रक, प्रक प्रत्यय या अलग अलग भी दे देता तो आप लोग बताएंगे। इसमें दो भी प्रत्यय हो सकते हैं, उपसर्ग हो सकते हैं एक भी शब्द में, तो आप लोग याद रखेंगे। एक शब्द में एक से अधिक प्रत्यय भी हो सकते हैं, एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। देख लीजिए इसमें दो हैं उपसर्ग, तो आप लोग इसी प्रकार से इसको तोड़ के बनाएंगे। वैसे इतेंद्रिय की बात करते हैं उसी प्रकार, इतेंद्रिय की इसमें क्या हो जाएगा, मूल शब्द और उपसर्ग क्या हो गया, तो इसको तोड़ेंगे अति धन इंद्रिय, क्या हो जाएगा अति धन इंद्रिय, अति धन इंद्रिय। तो इसमें अति हो जाएगा उपसर्ग, मूल शब्द हो जाएगा इंद्रिय, मूल शब्द हो जाएगा इंद्रिय, अति हो जाएगा उपसर्ग, मूल शब्द हो जाएगा इंद्रिय। उसी प्रकार उत्करण, उत्करण में देखते हैं तो इसमें इसको तोड़ के देंगे तो उत धन करण, करण हो जाएगा मूल शब्द और उत हो जाएगा इसमें, उत हो जाएगा उपसर्ग। तो याद रखेंगे सतचरित्रता में क्या हो जाएगा, चरित्र हो जाएगा उपसर्ग, और प्रौद्योगिक में हो जाएगा उपसर्ग प्रा और इत दो हो जाएंगे, मूल शब्द हो जाएगा योग और एक हो जाएगा प्रत्यय। अतीन्द्रिय में हो जाएगा अति उपसर्ग हो जाएगा और इंद्रिय मूल शब्द हो जाएगा। उत्करण में हो जाएगा उत उपसर्ग हो जाएगा और करण हो जाएगा मूल शब्द। उम्मीद करता हूं समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 9। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसमें पूछा गया कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, संबोधन कारक है या अपादान कारक है। अब की बार जो 2022 में अभी जो परीक्षा हुई थी यूपीएसआई की, यूपीएसआई की परीक्षा जो हुई थी 2022 में, उसमें जो कारक से क्वेश्चन पूछे गए थे ना, कारक से जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे अधिकतर क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो संबोधन कारक से ही पूछ लिए गए थे, संबोधन कारक से भी पूछ लिए गए थे। अभी जो हमने कारक की क्लास ली थी तो आपको यूपीएसआई के क्वेश्चन बताए थे जो प्रीवियस ईयर में अभी जो पूछे गए थे, लेटेस्ट परीक्षा में हुई थी 2022 में, उसमें पूछे गए थे, आपने देखा भी होगा। उसमें संबंध कारक से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिए गए थे। तो देख लीजिए इसमें क्वेश्चन है कारक, अब बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा, हे प्रभु मेरी इच्छा करो, मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो बात करते हैं कारक की। कारक के भेद कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं कारक के, याद रखेंगे। और एक शब्द में कारक कितने हो सकते हैं बताइए, रोज बताते हैं आपको, उम्मीद करता हूँ समझ आए, अब तो याद हो गए होंगे। एक वाक्य में कारक कितने हो सकते हैं, तो बात करें एक शब्द में, एक शब्द में तो एक ही कारक हो सकता है, लेकिन एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, याद रखेंगे। ये याद इंपॉर्टेंट बात है। कारक के भेद 8, एक शब्द में कारक पूछे तो हो सकते हैं एक, एक वाक्य में पूछे कारक तो कितने होते हैं, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। तो बात करें अधिकरण में, अधिकरण की कारक युक्ति क्या होती है, में और पर, और जहाँ पे स्थान का बोध हो जाए। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो स्थान है का हो गया, पेड़ पर स्थान हो गया ना ये, तो वहाँ पे अधिकरण होता है। जैसे संबंध में, संबंध में की कारक युक्तियाँ क्या होती है, का के की नो होती है इसकी कारक युक्तियाँ, का के की ना ने नी और रा रे री, का के सभी रूप और ना के ना ने नी और रा के भी रा रे री, तो उसमें हो जाएगा संबंध कारक की हो जाएगी। संबोधन की बात करें, संबोधन में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है इसमें, हे अरे ओ आ, इसमें सब संबोधन में आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अपादान की बात करें, अपादान में क्या होता है, तुलना, जहाँ पे तुलना हो या यहाँ अलगाव की स्थिति हो वहाँ पे अपादान होता है, अलगाव की स्थिति याद रखेंगे, जहाँ पे अलगाव की स्थिति हो, तुलना या अलगाव की स्थिति हो, इसकी कारक व्यक्ति क्या होती है, से। अलगाव की स्थिति जैसे वह छत से कूद रहा है, यानी कि छत से अलग हो रहा है, वो अलगाव की स्थिति है, वहाँ पे अपादान। तुलना वह जैसे क्लास में सबसे होशियार है, मतलब सबसे होशियार पूरी क्लास से तुलना हो गई, तो वहाँ पे अपादान होता है। तो याद रखें इसमें कारक देख लीजिए, इसमें आया ये क्या आया है, विस्मयादिबोधक चिन्ह आया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा कारक, इसमें हो जाएगा संबंध, संबोधन कारक, सॉरी माफ कीजिए, संबोधन कारक हो जाएगा इसमें। तो इसका हो जाएगा उन 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम है या इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं सर्वनाम की हम।
जब सर्वनाम की बात करें तो इसके भेद कितने हो जाएंगे? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। अगर कोई पूछे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आप लोग बताइएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी, सर्वनाम के अगर भेद हो गए तो 6। अगर सर्वनाम की पूछे कुल संख्या, याद रखिए यहाँ पे बच्चे गलत कर दे, सर्वनाम की कुल संख्या पूछे तो कितनी होती है? कितनी बताएंगे आप लोग? सर्वनाम की कुल संख्या होती है 11। याद रखेंगे ये, सर्वनाम की कुल संख्या होती है 11। अगर भेद पूछे तो आप लोग बताएंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। और कुल संख्या होती है 11। अब बात करते हैं इसमें इसके आंसर की। तो देख लीजिए कौन पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं 3 भेद? वो देख लेते हैं। 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। कौन कौन से होते हैं इसमें? एक आ जाएगा उत्तम पुरुष, जो पहला दे रखा है उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम हो जाएगा। एक हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पूछ लेता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बताएंगे 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इनकी देख लेते हैं हम लोग। इसमें कौन कौन, उत्तम पुरुष में कौन कौन सा आता है और मध्यम पुरुष में कौन कौन सा आता है, एक बार देख लेते हैं। फिर इनकी कारक व्यक्ति भी इसमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं। उत्तम पुरुषवाचक में कौन कौन से आएगा? उत्तम पुरुषवाचक की बात करते हैं तो उत्तम पुरुषवाचक में आएगा मैं और हम। कौन सा आएगा? मैं आएगा उत्तम पुरुषवाचक में, और हम। और इनकी कारक व्यक्तियां जैसे मेरा और हमारा, मैं का मेरा हो जाएगा, मेरी हो जाएगा, ये सब उत्तम पुरुषवाचक में है। जैसे हम का, हम की इसी कारक व्यक्ति कौन सी हो जाएंगी? हमारा, हमारे, ये सब इसी में आएगा। उत्तम पुरुषवाचक में कौन से हो जाएगा? मैं और हम, इसकी कारक व्यक्तियां। मध्यम में कौन सा आ जाएगा? तू, तुम, आप। कौन से आ जाएंगे? तू, तुम और आप, तू, तुम और आप, और इसकी कारक विभक्तियां जैसे तू का हो जाएगा तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये सब आ जाएंगे इसमें मध्यम पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक में बात करें, अन्य पुरुषवाचक में कौन सा आ जाएगा? ये है, ये आ जाएगा, वह आ जाएगा, ये वह, और इनके बहुवचन रूप वे, ये और वे, प्लस इनकी कारक विभक्तियां याद रखेंगे इसमें। तो देख लेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक में। उत्तम पुरुषवाचक में कौन कौन से? मैं और हम, इस प्लस इसकी कारक व्यक्तियां। मध्यम पुरुषवाचक में तू, तुम और आप, इस प्लस इसकी कारक व्यक्तियां। अन्य पुरुषवाचक में कौन से आ जाएंगे? ये, वह, और इनके बहुवचन रूप ए और वे, और इनकी कारक व्यक्तियां। तो देख लेते हैं इसमें मुझे, मुझे की बात करती है। अब देख लीजिए मुझे कहाँ पे आएगा इसमें। मुझे देख लीजिए, मैं का कारक विभक्ति रूप क्या हो जाएगा? मेरा, मेरा, मेरा किस में आ रहा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा ना। मैं का कारक विभक्ति रूप क्या हो जाएगा? मैं का, मैं से ही बना है मेरा, तो इसमें हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 का हो जाएगा आंसर नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे सर्वनाम को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? निम्न में से अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इसमें पूछा गया अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। 1, 2, 3, 10, 50, 100, या ऑप्शन नंबर बी आधा, पौना, तिहाई, डेढ़, चौथाई। ऑप्शन नंबर 3 की बात कर लें, पहला, दूसरा, पांचवा या 10वां। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, 10वां, 11, 10 गुना या 20 गुना। तो इसमें बताइए अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो बात कर लेते हैं हम लोग पहले विशेषण की। विशेषण की बात कर लेते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार से होते हैं इसमें। अब इसमें आप लोग बताइए इसमें का आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्णांक हो और संख्यावाचक भी हो। तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 150, 200, 300, 400, यहाँ पे ऐसी संख्या आई तो ये हो जाएगा पूर्णांक बोधक। क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक बोधक। पहला तो हो गया पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। तो पहला का आंसर तो होने से हो रहा है, ये पूर्णांक बोधक हो गया कि पूर्ण संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब पूर्णांक बोधक में आती है। अब 2 का देख लेते हैं। 2 में क्या है? आधा, पौना, तिहाई, डेढ़, चौथाई। आधा हो गया, एक तिहाई हो गया, ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये क्या हो गया? आधा, डेढ़, पौना, तिहाई, चौथाई, 2 तिहाई, 4 तिहाई, 5 तिहाई, 3/4। इसको ये आती है ना, ये सब आती है अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक। जहाँ पे आधी, आधा आ जाए, पौना आ जाएगा, कोई बटे में संख्या आ जाए, किसी के बटे, वो होती है अपूर्णांक बोधक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधा, पौना, तिहाई, चौथाई और डेढ़, ये में आता है। बात करें पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, 10वां, ये क्या है? पहला, दूसरा,
पांचवा, दसवां, ये क्या है? तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये क्या है? ये क्रमवाचक, क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण। ये क्रमबोधक बोल सकते हैं, क्रमबोधक संख्यावाचक विशेषण है या क्रमवाचक विशेषण बोल सकते हैं इनको। पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां। जैसे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा, तो ये क्रम से है। तो ये क्रमबोधक संख्यावाचक विशेषण हो गया। बात करें दो गुना, ऑप्शन नंबर डी के देख लेते हैं। दो गुना, इकहरा, 10 गुना या 20 गुना। तो इनको ये बात करें, ये किस में आएंगे? ये आवृत्ति बोधक में आएंगे। किस में आएंगे? आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण। याद रखेंगे, आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे जहां पे दो गुना आवृत्ति हो रही है ना, दो गुना, चार गुना, पांच गुना, मतलब आवृत्ति, आवृत्ति आ रही है ना, ये सब इसमें आएंगे। तो देख लेंगे, एक, दो, तीन, चार किस में आएंगे? पूर्णांक बोधक में आएंगे। आधा, पौना, डेढ़, तिहाई इसी में आएंगे अपूर्णांक बोधक में। पहला, दूसरा, पांचवा और दसवां ये क्रमवाचक में आएंगे। जैसे एक दो स्थान नहीं होता, एक दो तीन चार, तो ये क्रम हो गया। इकहरा, दो गुना, 10 गुना, 20 गुना, ये सब आएंगे आवृत्ति बोधक में। तो आप लोग समझ गए, उम्मीद करता हूं। और ये बात करें पूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, क्रमबोधक संख्यावाचक विशेषण और आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण और अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण, ये किसके पार्ट है? अगर पूछ ले तो आप लोग बताएंगे निश्चय संख्यावाचक विशेषण के। आप ये सब, ये चारों पार्ट है। उम्मीद करता हूँ समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? अविकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक, मनुष्य या अविकारी शब्द, मोती है, घोड़ा है या भीतर है। बात करें, दो होते हैं, एक होता अविकारी शब्द, एक होता विकारी शब्द। अविकारी शब्द, एक होता अविकारी, एक होता विकारी। अब कल बात कर लेते हैं विकारी और अविकारी में। विकारी में कौन से होते हैं? विकारी में वो होते हैं, कौन कौन से आते हैं? चार शब्द आते हैं विकारी में, चार चीजें आती है विकारी में। कौन सी होती है? संज्ञा आती है, सर्वनाम आती है, सर्वनाम आता है, लिंग आता है, वचन आता है इसी में, विकारी में। और इन्हीं विकारी शब्दों का लिंग परिवर्तन होता है, इन्हीं का बहुवचन बनता है। अविकारी शब्दों का ना तो लिंग चेंज होगा, ना ना वचन चेंज होगा, इसका ना बहुवचन बना सकते हैं आप लोग। तो विकारी शब्दों का ही आप लोग लिंग वचन चेंज कर सकते हैं। तो विकारी में कौन से हो गए? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, वचन हो गया, लिंग। और अविकारी में क्या होता है? जिसका कोई, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, ना वचन के वचन इसका बना सकते हैं, एक बहुवचन भी नहीं बना सकते इसका, ना लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इनमें, इनमें चेंज करके देख लेते हैं। अगर इसमें वचन में चेंज हो रहा है, इसका बहुवचन बन रहा है, तो वो विकारी में हो जाएगा, अविकारी नहीं होगा। अगर लिंग में भी चेंज होता है तो वो विकारी हो जाएगा, अविकारी नहीं होता है। तो इनको चेंज करके देख लेते हैं एक बार। मनुष्य, मनुष्य का क्या बहुवचन बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, मनुष्यों। क्या हो जाएगा? मनुष्य का हो जाएगा मनुष्यों। तो ये तो होगा नहीं। मोती, मोती का क्या आप लोग बना सकते हैं बहुवचन? हाँ मोतियों, मोती का हो जाएगा मोतियों। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। घोड़ा, घोड़ा का क्या बहुवचन बना सकते हैं? हाँ घोड़ा का बना सकते हैं, घोड़ा का हो जाएगा घोड़े। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, 12 का हो जाएगा डी। भीतर का आप बताइए, बनाइए, बन जाएगा क्या बहुवचन? भीतर का क्या लोग बताएंगे? भीतर है, देख लिए। भीतर क्या बहुवचन बनाएंगे? क्या होता है भीतर है? नहीं, इसका भीतर का कोई बहुवचन ही नहीं चेंज होगा। इसका ना तो लिंग चेंज होगा, ना ना इसका वचन के अनुसार चेंज होगा। तो अविकारी शब्द में क्या होता है? जिसका लिंग वचन कुछ चेंज ना हो, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भीतर का क्या होता है? इसका बहुवचन भी नहीं बनेगा और इसमें लिंग में परिवर्तन नहीं होगा। तो 12 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूं समझ हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? निम्न में कौन सा एक रूढ़ शब्द है? पूछा गया रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? पहले हम जानकारी लेते हैं रूढ़ शब्द के बारे में। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिसमें ना तो संधि हो, या ना तो संधि हो, ना तो समास हो। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जहाँ जिसमें ना तो संधि हो, ना तो समास हो, ना तो उपसर्ग हो, ना ही उपसर्ग हो, ना ही प्रत्यय हो, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या होगी? जिसमें ना तो संधि हो, ना समास हो, ना उपसर्ग हो, ना प्रत्यय हो। तो देख लेते हैं किन में संधि नहीं है, किसमें उपसर्ग नहीं है, किसमें प्रत्यय नहीं है, किसमें समास नहीं है। तो देख लेते हैं वाचनालय। वाचनालय को तोड़ते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? वाचन प्लस आलय, तो इसमें होगी संधि। तो ये इसका आंसर होगा नहीं, वाचन प्लस आलय। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बनता है यौगिक शब्द। ये तो हो गया यौगिक शब्द, ये रूढ़ शब्द नहीं हुआ। देखिए दो शब्दों से मिलकर बनता है यौगिक, एक प्लस दो बराबर यौगिक शब्द। कौन कौन से इसमें दो शब्द हो गए? वाचन, एक हो गया वाचन, एक हो गया वाचन,
एक हो गया आलय, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं वो एक शब्द कहलाते हैं। देख लिए समतल, समान तल, समान तल ये भी यौगिक शब्द हो गया। समधन तल दो शब्दों से मिलकर बना है समधन तल, यो भी यौगिक शब्द हो गया। तो पहला भी आंसर नहीं, दूसरा भी आंसर नहीं। विद्यालय, विद्यालय में भी संधि होती है, विद्याधन आलय, विद्यालय में कौन सी संधि होती है, विद्याधन आलय, ये भी यौगिक शब्द हो गया एक आलय, ये भी एक यौगिक शब्द हो गया। तो पहला भी आंसर नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। और पशु, पशु को आप तोड़िए, तोड़ के देखिए, तोड़ पाएंगे आप लोग? पशु में ना कोई संधि है, ना कोई प्रत्यय है, ना कोई उपसर्ग है, और ना ही कोई समास है। तो पशु इसका आंसर हो जाएगा। पशु एक रूढ़ शब्द है, मतलब रूढ़ शब्द वो तो जिसको अधिकतम ना तोड़ा जा सके। पशु को तोड़ के देखिए, कहाँ से तोड़ पाएंगे आप लोग? तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में उपकार में, उपकार में कौन उपसर्ग है? लाभदायक में उपसर्ग प्रयोग हुआ है, पढ़ाई में उपसर्ग प्रयोग हुआ है, या अपनापन में हुआ है? तो बात कर लेते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग वे शब्दांश हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले आते हैं, मूल शब्द से, मूल शब्द से पहले आते हैं, मूल शब्द से पहले आते हैं, शब्दांश कहलाते, वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या हुई? वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले आते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग। जैसे कोई मूल शब्द दे दिया, उससे पहले आ जाएगा उपसर्ग, आ जाएगा, तब बना के किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो ये बोलते हैं उसको उपसर्ग। तो देख लेते हैं, और ये शब्द के पहले आते हैं। तो उपकार, उपकार को तोड़ के देखते हैं। उपकार, तो उपधनकार, उपधनकार, उपकार में उपधनकार, कार तो हो गया मूल शब्द, मूल शब्द क्या हो गया? कार, मूल शब्द हो गया कार। तो उप क्या है इसमें? उप हो गया उपसर्ग, याद रखेंगे उप इसमें उपसर्ग हो गया। तो इसका पहला ही आंसर हो गया। आप 14 का आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ाई में बात करते हैं, पढ़ाई में इसमें आई प्रत्यय है, क्या? आई, पढ़ हो गया मूल शब्द, आई हो गया प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश के बाद में आते हैं, किसी शब्द के बाद में होते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के मूल शब्द के बाद में आते हैं। अपनापन, इसमें हो गया पन, इसमें हो गया अपना, मूल शब्द हो गया, पन हो गया इसमें, पुनः प्लस पन, पन हो गया इसमें प्रत्यय हो गया। तो इसमें भी प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय है, इस लाभदायक में भी प्रत्यय है, और उपकार में सिर्फ उपसर्ग होगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं कुछ अन्य शब्दों में, बताइए आप लोग उपसर्ग। दुरात्मा, जैसे बुरी आत्मा नहीं, दुरात्मा उसी को बोलते हैं दुरात्मा। दुरात्मा में बताइए आप लोग उपसर्ग। एक शब्द में वो बताइए बहिर्मुखी, यानी कि बाहर की ओर मुख, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी में बताइए आप लोग उपसर्ग। तो देख लेते हैं इन दो शब्दों में। और दुरात्मा, अगर इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा? दुर्धन आत्मा, दुर्धन आत्मा, आत्मा हो जाएगा मूल शब्द, और दूर हो जाएगा इसमें उपसर्ग। बहिर्मुखी यानी कि बाहर की ओर मुख, बहिर इसमें हो जाएगा मूल शब्द, बहिर, बहिर हो जाएगा उपसर्ग, और आदरा है और मुखी, मुखी हो जाएगा इसमें मूल शब्द बहिर्मुखी। अदर आता वो ऊपर जाता है, याद रखेंगे। तो देख लेते हैं इसमें दुरात्मा में हो जाएगा दुर उपसर्ग हो जाएगा, बहिर्मुखी में हो जाएगा बहिर उपसर्ग। उम्मीद करता हूँ समझ गए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? अरे बारिश आ गई, इसमें लगेगा कौन सा चिन्ह लगेगा इसमें? अरे बारिश आ गई, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा इसके यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे एक बार। कहाँ पे पूछा गया है? लगेगा कौन सा चिन्ह? अरे बारिश, अरे बारिश में कौन सा चिन्ह लगेगा? अरे बारिश, क्वेश्चन मार्क लगेगा, विस्मयादि बोधक बनेगा, ऑप्शन नंबर अल्प विराम लगेगा, या पूर्ण विराम लगेगा? तो बात करते हैं अरे, जहाँ पे अरे हे ओ अरे आदि आए वहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे बारिश आ गई, अरे, अरे, अरे के बाद आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा बी। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, इसका चिन्ह बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले इसको क्या बोलते हैं? इसमें जो अकाम आया था उसको बोलते हैं अर्धविराम, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए वाक्य में ठहरा होता है उसको बोलते हैं अर्धविराम, वहाँ पे अर्धविराम लगाते हैं। इसकी बात करें जो खड़ी पाई जैसी होती है इसको बोलते हैं हम पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। परीक्षा में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कोई सा, अगर कोई चिन्ह दे देगा, मान लीजिए ये दे दिया ऑप्शन नंबर सी वाला कामा वाला, इसको पूछ लेगा कि कौन सा चिन्ह है, ऐसे पूछता है परीक्षा में। तो आप लोग बताएंगे अर्धविराम। बात कर लेते हैं कुछ अन्य चिन्हों की, बताइए आप लोग। जैसे इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं आप लोग बताइए? ये प्रतिशत जैसा नहीं होता, ये इसको बताइए आप लोग क्या बोलते हैं?
इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं? तो देख लेते हैं, इसको इसको बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाद चिन्ह। क्या बोलते हैं? पाद चिन्ह। पाद चिन्ह याद रखिए, इसको बोलते हैं पाद चिन्ह। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले को बोलते हैं टीका सूचक। क्या बोलते हैं इसको? टीका जैसा बना है ये ना, टीका जैसा ऐसा है, लगभग ऐसे ही बना है ना, तो इसको बोलते हैं टीका सूचक। क्या बोलते हैं? टीका सूचक। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। साथियों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कस्तूरी शब्द में लिंग पूछना चाहता है, कौन सा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई सा? कस्तूरी शब्द में लिंग ही नहीं है। तो बात करते हैं कस्तूरी की। कस्तूरी होता क्या है, पहले जान लेते हैं कस्तूरी होता क्या है। कस्तूरी होता है जो हिरन होता है ना, हिरन, नर हिरन, बात करते हैं हिरन में भी नर हिरन। जो नर हिरन होता है ना, नर हिरन की नाभि के पास कस्तूरी पाया जाता है। नाभि के पास, नाभि के पास नर हिरन की नाभि, सॉरी, नर हिरन की नाभि, नाभि के पास लिख लेंगे, नर हिरन की नाभि के पास कस्तूरी पाई जाती है। पाई जाती है। और इसकी महक बहुत ज्यादा होती है। कस्तूरी की महक बहुत ज्यादा होती है। इसी को, उसको लगता है कहीं आसपास कस्तूरी है, उसी को ढूंढता रहता है, जबकि उसके नाभि में ही होती है कस्तूरी। इसकी महक होती है तो उसको दौड़ता रहता है, वो दौड़ता रहता है, उसी को ढूंढता रहता है, उस महक को ही ढूंढता रहता है कि पता नहीं आसपास कहीं होगी, लेकिन उसकी, उसको पता नहीं है उसकी नाभि में ही कस्तूरी पाई जाती है। तो बात करते हैं कस्तूरी में कौन सा लिंग होगा? कस्तूरी, कस्तूरी एक पुल्लिंग शब्द है, ना कि स्त्रीलिंग भी नहीं है, उभयलिंग भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कस्तूरी हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। बात कर लेते हैं कुल अन्य शब्दों में, बताइए जैसे उपहार। उपहार में कौन सा लिंग है? संकल्प में कौन सा लिंग है? संकल्प में लिंग बताइए, उपहार में लिंग बताइए, मृत्यु में लिंग बताइए। चलिए इन तीनों में देख लेते हैं। पहले उपहार की बात करें, उपहार एक स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे उपहार, मुझे उपहार, अच्छी उपहार, अच्छा उपहार, बताइए क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अच्छी उपहार। उपहार एक स्त्रीलिंग शब्द है। संकल्प, आप लोग सोचेंगे उपहार पुल्लिंग शब्द है, नहीं, उपहार एक स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखेंगे आज के बाद, उपहार एक स्त्रीलिंग शब्द है। संकल्प की बात करें, संकल्प, उन्होंने संकल्प लिया, संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। अच्छा संकल्प, ना कि अच्छे संकल्प। मृत्यु, मृत्यु बचाएंगे क्या है? उसकी मृत्यु हो हुई या उसकी मृत्यु हो गई, वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हैं। उसकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया, ये स्त्रीलिंग, सॉरी माफ कीजिए, ये स्त्रीलिंग शब्द है। मृत्यु भी, मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है, उपहार भी स्त्रीलिंग शब्द है, संकल्प पुल्लिंग शब्द है, और मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया? एक तद्भव शब्द है, पूछा गया इसमें कौन सा तद्भव है? एक तद्भव होगा, बाद के बाकी तीनों जो होते हैं वो तत्सम होंगे। पंच तद्भव शब्द है, पांचाली तद्भव शब्द है, पंडित तद्भव शब्द है, या पंजीरी शब्द तद्भव शब्द है। तो बात कर लेते हैं 17 के आंसर की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंजर है जो, पंजर है जो एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है, इसका तत्सम होता है पंजीरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पंजर का हो जाएगा तत्सम पंजीरी। और एक, पंजर एक तद्भव शब्द है, याद रखेंगे आप, पंजर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पंजीरी। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तद्भव तत्सम क्या होते हैं? तत्सम शब्द क्या उसमें से होते हैं, एक बार देख लेते हैं। तत्सम मतलब इसका अगर तोड़ेंगे होगा तत्दंसम। तत् माने जैसा होता है, तत् मीन्स जैसा, जैसा किसके जैसा? सम मतलब संस्कृत, संस्कृत के जैसा। ऐसे तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, वो तत्सम होते हैं। तद्भव हिंदी भाषा के शब्द बोल सकते हैं। आप लोग बताइए कुछ अन्य शब्द बताइए, कुछ अन्य शब्दों का तत्सम तद्भव बताइए आप लोग। जैसे कंकति, 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 सॉरी माफ कीजिए, कंकति, कंकति से आप बताइए आप लोग तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? अब स्याय, अब स्याय का बताइए आप लोग तद्भव क्या हो जाएगा? पंक्ति, पंक्ति का बताइए आप लोग तद्भव क्या हो जाएगा? पंक्ति। ये सब, ये तीनों तत्सम शब्द हैं।
तत्सम शब्द इनका तद्भव बताइए आप लोग। कंकति का बताइए तद्भव, अवसाय का बताइए तद्भव, और पंक्ति का बताइए तद्भव क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं इनके आंसर क्या हो जाएगा। कंकति किसको बोलते हैं, इसका हो जाएगा कंगी, कंगी को बोलते हैं कंकति, कंकति बोलते हैं कंगी को, ये हो जाएगा तद्भव रूप। अवसाय, अवसाय को इंपॉर्टेंट है अवसाय, अवसाय को बोलते हैं ओस, क्या बोलते हैं ओस, इसका हो जाएगा तत्सम तद्भव हो जाएगा ओस अवसाय का। पंक्ति, पंक्ति बोलते हैं पंगत, इसका तद्भव हो जाएगा पंगत, क्या हो जाएगा पंक्ति का हो जाएगा तद्भव पंगत। तो देख लीजिए 17 का आंसर हो जाएगा पंचर, पंचर एक तद्भव शब्द है, इसका हो जाएगा तत्सम हो जाएगा पंजीरी। कंकति का हो जाएगा, कंकति एक तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा कंगी तद्भव। अवसाय का एक तत्सम शब्द है ओस हो जाएगा तद्भव। पंक्ति एक तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा पंगत। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, यदि वह मेरे पास सिफारिश लेकर आया तो मैं उसे दाता बताऊंगा। यदि वह मेरे पास, यदि फिर वह मेरे पास सिफारिश लेकर आया तो मैं उसे दाता बताऊंगा। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, धाता, धाता बताऊंगा। धाता बताऊंगा का अर्थ क्या होता है, पिंड छुड़ाना, धोखा देना, बहकाना या उपाय बताना। तो धाता बताने का अर्थ होता है जैसे पिंड छुड़ाना, मतलब छुटकारा पाना, पिंड छुड़ाना। मैंने उससे पिंड छुड़ाया, जैसे आपका कोई मित्र आता है बार बार आपसे पैसे मांगना, तो उसी प्रकार से ये बोलना चाहता है कि यदि फिर वह मेरे पास सिफारिश लेके आया तो उसे मैं धाता बताऊंगा, यानी कि पिंड छुड़ाना। धाता बताने का अर्थ होता है पिंड छुड़ाना। जैसे आपके पास कोई मित्र आ रहा है पैसे बार बार मांगना, तो आप उसे पिंड चढ़ाना चाहते होंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सर्वाधिक अधिकार, 19 में क्या है, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। कहना चाहता है सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक है, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 खलनायक होता है वो, इसको सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक है उसको खलनायक बोलते हैं। भ्रष्टाचार उसको बोलते हैं, भ्रष्ट नायक बोलते हैं उसको, अधिनायक बोलते हैं या सह नायक बोलते हैं। खलनायक की बात करते हैं तो मतलब जो बहुत दुष्ट हो, ऐसे बोल सकते हैं, दुष्ट हो, जो दुष्ट हो उसको बोल सकते हैं खलनायक। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिनायक। अधिनायक उसे बोलते हैं जो जिसको सर्वाधिक अधिकार प्राप्त हो। जैसे नहीं अपना राष्ट्रीय गान कहते हैं, जैसे भारत भाग्य विधाता अधिनायक जया है, अधिनायक तो मतलब सर्वाधिक अधिकार प्राप्त हो। अधिनायक किसको बोलते थे, ये राष्ट्रीय गान में कब लिया गया, जब जॉर्ज पंचम आए तो उनको बोला था हमने अधिनायक। तो इसका 17 का आंसर हो जाएगा, 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनायक इसका आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ कुछ और शब्दों के लिए वाक्यांश बताइए आप लोग। जैसे जो पृथ्वी के तीन ओर से घिरा हुआ, पृथ्वी के तीन ओर से, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला, इसके लिए वाक्यांश शब्द है पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, उसको क्या बोलते हैं। इसके लिए एक शब्द बताइए आप लोग। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाले स्थान को क्या बोलते हैं। इसको प्रायद्वीप बोलते हैं, इसको खाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाले स्थान को बोलते हैं प्रायद्वीप, याद रखेंगे ऑप्शन इसका हो जाएगा प्रायद्वीप हो जाएगा। और एक और बताएंगे आप लोग, वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताइए। वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताइए, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि, दावाग्नि क्या बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं वन में लगने वाली आग को, दावाग्नि। जैसे पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं जठाराग्नि, तो उसको बोलते हैं वन में लगने वाली आग को दावाग्नि। उम्मीद करता हूँ समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। 20 नंबर को देखते हैं, इसे पूछा गया शुद्ध वाक्य चुनिए, कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, यानी कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है आपसे। ऑप्शन नंबर बी किसी भी आदमी को भेज दो, ये क्या, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, मात्र दो संतरे से काम नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो बताइए इनमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार इसमें कौन सा शुद्ध होगा। इसमें देखिए किसी भी दे दिया, भी दे दिया, तो भी लगाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ये गलत हो गया। केवल मात्र, केवल भी दे दिया, मात्र भी दे दिया, तो ये गलत हो गया इसलिए। या केवल, केवल दो लगाइए या मात्र दो लगाइए, यहाँ पे केवल मात्र दोनों दे दिए, इसलिए ये गलत, ये भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो गया। अगला देखते हैं, इन दोनों में केवल यही अंतर है। अब इसमें इन दोनों दे दिया तो केवल लगाने की क्या जरूरत थी, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
मातृइच्छा का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। मातृइच्छा का संधि विच्छेद बताइए, उसमें संधि बताइए। ऑप्शन नंबर 1 मातृ प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर बी मात्र प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर सी मात्र प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर डी मात्रा प्लस इच्छा। तो बात कर लेते हैं इसमें संधि पहले कौन सी हो जाएगी, इसका संधि विच्छेद तो संधि की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मात्र प्लस इच्छा। इसमें संधि की बात करें गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। और बात करते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं जल्दी से। स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और एक विसर्ग संधि हो गई। संधि के 3 प्रकार ये हो गए। और बात करें स्वर संधि के पूछे तो कितने पार्ट होते हैं, 5 प्रकार की होती है। कौन सी, गुण हो गई, गुण हो गई, दीर्घ हो गई, व्यंजन हो सॉरी गुण हो गई, दीर्घ हो गई, वृद्धि हो गई, अयादि हो गई और यड़। ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। और संधि के प्रकार पूछे तो 3, स्वर संधि के 5 प्रकार। तो इसमें हो जाएगी गुण संधि। गुण संधि और कुछ शब्द बताएंगे जैसे आप उन्हें बताइए संधि आप लोग। जैसे मातृचा हो गया, अब बताइए आप लोग महेश। महेश में बताइए कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें भी हो जाएगी गुण संधि। महेश हो गया, रमेश हो गया, इन सब में हो जाएगी गुण संधि। गुण संधि की क्या पहचान, जहाँ पे सिंगल मात्रा आपको दिख जाए वहां पे गुण संधि होती है। वो की मात्रा दिख जाए छोटे ओ की और छोटी ए की मात्रा दिख जाए वहां पे गुण संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एकाएक में पूछा गया समास बताइए। एकाएक में समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष है, अभिभाव या द्वंद्व है। बात कर लेते हैं समास की। समास के अगर पूछे कितने भेद होते हैं तो आप लोग बताइए। समास के होते हैं 6, 6 समास के भेद होते हैं। अगर प्रधानता के आधार पर पूछे कितने होते हैं, प्रधानता के आधार पर समास के भेद पूछे अब तो वो लोग बताएंगे 4। अगर वैसे पूछे समास के भेद बताइए तो आप लोग सीधे टिक करेंगे 6। अगर क्वेश्चन में दे रखा है प्रधानता के आधार पर समास के भेद बताइए तो बताएंगे 4। बात कर लेते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कर्मधारय में बताइए कौन सा पद प्रधान होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप लोग बताएंगे उत्तर पद प्रधान। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। अभिभाव में समास में पूछे तो कौन सा समास प्रधान पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व यानी कि पहले वाला। द्वंद्व समास में पूछे तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान, अभिभाव में पूर्व पद प्रधान और द्वंद्व में भी दोनों पद प्रधान होते हैं। अब बात कर लें एकाएक। एकाएक में पूछा कौन सा समास है, एकाएक में हो जाएगा अभिभाव समास। कहाँ, जहाँ पे अभिभाव समास कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपको उपसर्ग मिल जाए, प्रति मिल जाए, भर मिल जाए, कोई भी उपसर्ग मिल जाए वहाँ पे होता है क्या बोलते हैं, अभिभाव समास। और कहाँ पे होता है, जहाँ पे दो शब्द बार बार रिपीट हो जाए, जैसे पल पल, पल फल, धीरे धीरे। दो शब्द जहाँ पे रिपीट हो जाए, पुनरावृत्ति हो जहाँ पे दो शब्दों की धीरे धीरे, जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, लातों लात। यानी कि दो शब्द रिपीट हो रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए एक और एक 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक आएगा, यहाँ पे अविभाव समास हो जाएगा। बात करते हैं कुनन शब्दों में बताइए आप लोग। नवयुवक, नवयुवक में बताइए कौन सा समास हो जाएगा, नवयुवक। कमल नयन में बताइए कौन सा समास हो जाएगा, कमल नयन। खरा खोटा में बताइए समास कौन सा हो जाएगा, खरा खोटा। उसने हमको खरा खोटी सुनाई, तो खरा से खड़ा वही नवयुवक। नवयुवक में कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास कहाँ पे, जहाँ पे विशेष और विशेषण की बात हो वहाँ पे होता है कर्मधारय समास। इसमें भी कर्मधारय समास। कमल नयन में खरा खोटा में बात करें, खरा खोटा में हो जाएगा कौन सा समास, खरा खोटा में हो जाएगा द्वंद्व समास। खरा खोटा में द्वंद्व समास होगा। नवयुवक में कर्मधारय क्यों होगा, जैसे युवक की विशेषता बता रहा है, युवक कहता है नया, तो ये नव हो गया इसमें विशेषण, युवक हो गया विशेष। नयन, नयन की विशेषता बता रहे कमल जैसे हैं उसके नयन, तो इसमें भी कर्मधारय समास हो जाएगा खरा खोटा में द्वंद्व समास। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसको आपको अरेंज करना है, अरेंज करने के भी पूछ लेता है कभी कभी। और अरेंज करने का नियम क्या है, पहला जो पहला और छठवां, 6, पहला नंबर और 6 नंबर ये तो अपने स्थान पे रहते हैं, और इन चारों को आपको अरेंज करना होता है। या वाह ला वाह को आपको अरेंज करना रहता है, सिक्वेंस आपको बिठाना है। तो क्या हो जाएगा, एक के बाद क्या आएगा, या आएगा एक राष्ट्रीय चेतना की समष्टि है लेकर रहने वाले व्यक्तियों, व्यक्तियों भौगोलिक सीमा में देश की। तो ये बताइए क्या सिक्वेंस होगा इसका, देख लेते हैं एक बार। पहले क्या आएगा, एक, एक तो वो तो पहले आएगा। इसके बाद क्या आएगा, एक के बाद क्या आएगा, एक के बाद आएगा भौगोलिक, ये आएगा पहले। एक भौगोलिक सीमा में यानी कि वाह पहले आ गया। इसके बाद क्या आएगा, वाह के बाद क्या आएगा, एक भौगोलिक सीमा में, भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना यानी कि या आएगा दूसरे नंबर पे। इसके बाद फिर क्या आएगा, एक भौगोलिक सीमा में राष्ट्रीय चेतना, चेतना, चेतना के बाद क्या आएगा, ऑप्शन नंबर
चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों, तो इसे आएगा 3 नंबर पे आ जाएगा ला। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद बचा ही क्या, इसके बाद बचा रा, रा आएगा चौथे नंबर पर। देख लीजिए तो ये सीक्वेंस कहाँ पे है, कहाँ पे है। तो इसका क्या हो गया, सही सही अरेंजमेंट क्या हो गया, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि है देश की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वा आएगा पहले, वा या ला और रा। तो इसका हो जाएगा 23 का हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तिलचट्टे के नाटककार कौन है, इसमें पूछा गया तिलचट्टे के नाटककार कौन है। ऑप्शन नंबर 1 विपिन कुमार अग्रवाल है, भुवनेश्वर है, या मुद्राक्षक है, या लक्ष्मी नारायण है। तो बात करते हैं तिलचट्टे के नाटककार कौन है, तिलचट्टे के नाटककार हो जाएंगे मुद्राक्षक। इसका आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शनों में कौन कौन से हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के बताएंगे आप लोग कौन कौन से इनकी रचनाएं हुए हैं और नाटक कौन कौन से हैं। जैसे धरती की आंखें, इंपॉर्टेंट है इनकी रचना ये, धरती की आंखें। धरती की आंखें किसकी है रचना, अगर पूछे तो आप लोग बताइएगा, लक्ष्मी नारायण लाल की। और इनकी एक रचना है अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्ला दीवाना, ये भी इन्हीं की रचना है। पूछ लिया अब्दुल्ला दीवाना और धरती की आंखें, तो लक्ष्मी नारायण लाल की। अब बात करते हैं विपिन कुमार अग्रवाल की। विपिन कुमार अग्रवाल की कौन सी रचना है, इनकी रचना है एक रचनावली, याद रखेंगे रचनावली पूछे तो किसकी रचना है, तो आप बताएंगे ये विपिन कुमार अग्रवाल की। बात करें भुवनेश्वर की, भुवनेश्वर की कौन सी है, श्यामा, एक इनकी श्यामा करके है, तो याद रखेंगे श्यामा से याद कर लेंगे, श्यामा। इसके बाद और कुछ है, श्यामा हो गई इनकी माँ बेटे, माँ बेटे इन्हीं की होगी, माँ बेटे, श्यामा माँ बेटे। प्रतिभा का विवाह, प्रतिभा का विवाह, तो भुवनेश्वर की कौन सी हो गई, श्यामा माँ बेटे, प्रतिभा का विवाह। और विपिन कुमार अग्रवाल की कौन सी होगी, रचनावली। लक्ष्मी नारायण की कौन सी होगी, धरती की आंखें। और अब्दुल्ला दीवाना। मुद्राक्षक की कौन सी होगी, तिलचट्टे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर की तरफ दौड़ पड़े, इसमें पूछा गया ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लें वाक्य, वाक्य की बात कर लेते हैं एक बार। वाक्य अगर रचना के आधार पर भेद पूछे, रचना के आधार पर भेद पूछे तो आप लोग बताएंगे कितने होते हैं रचना के आधार पर भेद, और अर्थ के आधार पर भी बताइए आप लोग भेद कितने होते हैं। तो रचना के आधार पर पूछे तो कौन से हो गए, 3 प्रकार। कौन से हो गए 3 प्रकार में, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और पूछे अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं 8। वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। बात करें सरल वाक्य में, जहां पर एक ही विधेय, एक ही उद्देश्य, एक ऐसे लिख लेंगे, एक विधेय और एक ही उद्देश्य हो, उद्देश्य हो, वहां पे होता है सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य की बात करें, इसमें क्या होता है, ये और, तथा, आदि, किंतु, इन शब्दों से जुड़े होते हैं। दो उपवाक्यों को और, तथा, किंतु आदि से, किंतु से जुड़ा होता है। संयुक्त वाक्य की बात करें, ये की से जुड़ा होता है। दो उपवाक्य की से जुड़े होते हैं, वहां पे मिश्र वाक्य होता है। तो देख लेते हैं इसमें, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही तरफ दौड़ पड़े, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताएंगे किस, इसमें कौन सा हो जाएगा, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी है। तो ये थी क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप क्लास यूट्यूब चैनल से। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।